चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. कल की क्लास में जो कुछ भी किया था उसका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है. फिर अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. आर यू श्योर सब लोग आ गए? एक जन इधर नहीं आया ना? कौन है वो? हाँ, हर्ष. वो आ रहा है क्या? ठीक है, चलो. कल जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. आई होप सब लोगों ने वो दो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख दिया ना. वेरी गुड. चलो, सो एक बार क्विकली एलएलबी का रिवीजन करते हैं. इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. दो चीजों का हाइब्रिड है ये एलएलपी. एक है तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म और दूसरा कंपनी. ये दोनों का हाइब्रिड है, ठीक है. फिर अपन ने देखा था कि तीन इंपॉर्टेंट डेट्स. व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट डेट्स? नंबर 1 12 दिसंबर 2008. उस दिन क्या हुआ था? ओके, मतलब उस दिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये बिल अप्रूव हो चुका था. फिर 7 जनवरी 2009 को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट ने थप्पा लगा दिया, गेव असेंट. एंड लास्ट 9 जनवरी को क्या हुआ था? नोटिफाइड द एलएलपी एक्ट. मतलब नोटिफाई करना मतलब क्या? उन्होंने इसको एक अप्रूवल दे दिया कि भाई ये एक कानून है. इज दिस क्लियर? बराबर. नोटिफिकेशन किधर देते हैं? ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है. एलएलपी के कितने सेक्शन है? कितने शेड्यूल है? 4. शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर. शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, प्राइवेट कंपनी इनटू, एंड शेड्यूल नंबर 4, पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी. इज दिस क्लियर? ओके. फिर इसके 7 एडवांटेजेस. एडवांटेज नंबर 1, नंबर 2, देन उसके बाद बट मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन है. नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला? लीगल फॉर्मेलिटीज आर लेस एंड इट इज इजी टू. इज दिस क्लियर? ओके, चलो. फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने पॉइंट थे? टोटल 16, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? सुनो, जब जब मैं यूज करता हूँ वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दो शब्द तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए. एक है सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन. इज दिस क्लियर? तो पहले 3 पॉइंट हो गए. चौथा पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी. मतलब क्या? एक पार्टनर ने अगर कुछ कांड किया तो उसके लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. वी आर, मतलब एलएलपी के पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द एलएलपी फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स. सुनो ध्यान से, ये जो डिफरेंस है ना म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ध्यान से सुनना. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी कांड किया, ठीक है, तो उसके लिए ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. मतलब क्या? दिस इज प्योर म्यूचुअल एजेंसी. बट एलएलपी में ऐसा नहीं है. एलएलपी में एजेंट, पार्टनर्स जो है ना, पार्टनर्स, दे आर एजेंट्स ऑफ ओनली एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर. समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर? पक्का? वापस से बोल रहा हूँ. एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी जो है वहां पर ऐसा बोला है कि पार्टनर्स जो है वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट्स है, दूसरे पार्टनर्स के एजेंट्स, बराबर. वेरेस नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? एक पार्टनर ने अगर कुछ कांड किया तो उसके लिए बाकी के पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके. सो ये था तुम्हारा 4th पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी. 5th पॉइंट क्या है? एलएलपी अग्रीमेंट. 5th पॉइंट क्या है? एलएलपी. फिर 6th पॉइंट क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. उसके बाद कॉमन सील. फिर लिमिटेड. उसके बाद फिर मिनिमम कितने पार्टनर्स? मैक्सिमम नो लिमिट. फिर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली. क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए कर सकते हैं एलएलपी? नहीं कर सकते, ठीक है. फिर इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद क्या है? कॉम्प्रोमाइज और, अच्छा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब मर्जर वगैरह अगर करना है तो अपन कर सकते हैं, बट ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी. फिर कन्वर्जन इनटू एलएलपी के तो 3 शेड्यूल है. शेड्यूल नंबर 2, 3 एंड 4. फिर ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लास्ट है तुम्हारा फॉरेन एलएलपी. अच्छा, ये पॉइंट भी और यही डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवा दिया है. तो फॉरेन एलएलपी मतलब क्या होता है? ऐसा एलएलपी जिसका एफआईआर
आउटसाइड इंडिया, बट पीओबी एफआईआर मतलब क्या, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। इज दिस क्लियर? क्या फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? यस, अंडरस्टूड। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कल तुम्हारे जीवन का पहला डेफिनेशन जो तुमने पढ़ा था दैट वाज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट मीन्स अ डिफाइंड अंडर 2 clause 20 and includes LLP in India, LLP outside India, company outside, but excludes corporation, cooperative and body corporate notified by, मतलब ये 4 एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं बट ये 3 एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। समझ में आया? फिर स्मॉल एलएलपी अपन ने किया था। स्मॉल एलएलपी मतलब ऐसा एलएलपी जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अप टू 25 lakhs और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 crores। एंड मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टर्नओवर एज पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर shall be up to how much? 40 lakhs and not exceeding 50। Is this clear everyone? याद आ रहा है तुम लोग को? चलो आज अपन एक्चुअल स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 5। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सब तुम लोग मत लिखना, ये तुम्हारे लिए नहीं, वो इंटर का है। ठीक है, अभी से लिखोगे फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब सुनो ध्यान से, सेक्शन नंबर 5 बोलता है पार्टनर। ये एलएलपी में एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है? कोई भी बन सकता है ना, बराबर। मतलब एक इंडिविजुअल होना चाहिए या तो कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। अभी अपन ने देखा था एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो एक इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। बट एक इंडिविजुअल इनकेपेबल हो जाएगा। इनकेपेबल मतलब अब वो पार्टनर नहीं बन सकता जब वो अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड मतलब येड़ा। ठीक है, अनसाउंड माइंड मतलब क्या, थोड़ा येड़ा हो गया। ठीक है, या तो उसने दारू वारू पिया रहेगा तभी। तो अनसाउंड माइंड वाला पार्टनर कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड हो गया तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? व्हेन योर लायबिलिटीज आर वे मोर देन योर असेट, उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। तो ये अनडिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब उसका इंसॉल्वेंसी खत्म हो गया, मतलब अब वो सॉल्वेंट है। बट अभी तो अनडिस्चार्ज मतलब क्या अभी भी वो कंगाली है। समझ में आया? तो ऐसे कंगाल को और पागल को तुम पार्टनर बनाओगे क्या? नहीं, तो पागल कंगाल नॉट अलाउड। एंड तीसरा क्या बोला है? अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब अभी तक कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया बट इसने अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे को कंगाल घोषित कर दो, मतलब वो भी इन प्रोसेस ऑफ कंगाल है ना। ठीक है, तो 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अगर एक इंडिविजुअल येड़ा हो गया, कंगाल हो गया या कंगाल होने वाला है। ठीक है, बोलो 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अगर एक इंडिविजुअल येड़ा हो गया, कंगाल हो गया या कंगाल होने वाला है। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। अदरवाइज यू विल यूज अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज। समझ में आया क्या? अच्छा, एचयूएफ भी कभी भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बनता क्योंकि एचयूएफ एक अलग ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एचयूएफ इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन एलएलपी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो सेक्शन नंबर 5 तुम लोग को समझ में आया? सेक्शन नंबर 5 टॉक्स अबाउट पार्टनर्स। सेक्शन नंबर 5 टॉक्स अबाउट पार्टनर्स। एक बुक देना मुझे। कौन कौन पार्टनर बन सकता है? या तो एक इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। बट इंडिविजुअल कब कब पार्टनर नहीं बन सकता? 3 केसेस में, इफ इज अनसाउंड माइंड, देन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? पक्का? ओके, चलो वेरी गुड। अब एक मिनट, तुम लोग ने यहां तक लिख दिया है ना? ओके रुको, पहले काम करो, नोटबुक में हेडिंग दे दो सेक्शन नंबर 4। हेडिंग देना सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? नॉन एप्लीकेबिलिटी
of Indian Partnership Act. इसका मतलब the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall not be applicable to a LLP. Is this clear? सेक्शन 4 क्या बोलता है? इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया सब लोग को? पक्का? ओके, चलो ये सेक्शन 4 है, ये इंटर में नहीं है तो बट तुम लोग को है तो मैंने लिखवा दिया। फिर सेक्शन 5 अपन ने पढ़ा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले सारे सेक्शन मुझे कंप्लीट करने दो फिर तुम लिखो। सेक्शन नंबर 5 अंडरस्टूड। ये देखो सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी प्रोविजन एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? भैया कौन कौन पार्टनर बन सकता है? तो याद करो, 2 लोग पार्टनर बन सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। बट 3 टाइप के इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते, एक तो येडा अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, insolvent and applied to be adjudicated as insolvent. Is this crystal clear? I hope you all are understanding, finding it confident. Okay. सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। और कभी भी अगर 2 से कम हो गया, मतलब पहले हर्ष और आदित्य दोनों पार्टनर थे, हर्ष चला गया तो अब सिर्फ आदित्य अकेला रह गया और 6 महीने बीत चुके, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा डेट है? चलो एक काम करते हैं, 31 दिसंबर को हर्ष पार्टी करते करते गोवा ही चला गया, ठीक है, वो गोवा में ही रहने लगा और उसके बाद आया ही नहीं, वो वापस ही नहीं आया। तो आदित्य अगर 31 दिसंबर से लेकर 30 जून तक अगर आदित्य अकेला रह गया, सिंगल पार्टनर या 1 पार्टनर, तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अब क्या होगा कि आदित्य विल बी पर्सनली लायबल। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी थी ना वो निकल जाएगा। नाउ आदित्य इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द एलएलपी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो अकेला रह गया ना, तो अकेला रहेगा तो काय का लिमिटेड लायबिलिटी, सारा कांड वही करेगा, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। तो क्या हो जाएगा फिर? वो लिमिटेड लायबिलिटी का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। तुम लोगों को समझ में आया? देखो मैंने क्या लिखा है, इफ एनी टाइम रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड बिजनेस कैरिड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अकेला अकेला सिंगल रहकर उसने 6 महीने तक बिजनेस चला दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? देन दैट पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल। अंडरस्टूड गाइस? सेक्शन नंबर 6 खत्म। छोटे छोटे सेक्शन है, समझ में आया तुम लोग को? यस और नो? चलो सेक्शन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। कल मैंने तुम लोग को डीपी का मतलब समझा था। डीपी मतलब क्या? बट ऐसे याद कैसे रखोगे? 2 इंपॉर्टेंट लोग, एक तरह से देखने जाए तो 2 मॉनिटर जैसा रहता है ना एक क्लास में, ठीक है, तो वैसे क्लास के जो मॉनिटर रहते हैं उनको अपन मॉनिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग सारी पंचायती करते हैं, बराबर। टीचर को चुगली करेंगे, ठीक है, फिर अटेंडेंस लेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, ये सब। तो डीपी भी क्या एक तरह से मॉनिटर है एक एलएलपी का, वो सब ध्यान रखता है, सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। सपोज अगर एलएलपी ने कुछ झोल किया या एलएलपी से कुछ गलती हो गई तो उसकी सजा किसको मिलेगी? डीपी को मिलेगी, क्योंकि साइन तो वही कर रहा है ना। अरे एलएलपी थोड़ी इंसान है, वो इंसान है बट ऑन पेपर है सिर्फ। क्या वो सांस लेता है, वो डिसीजन लेता है? नहीं, सब कुछ उसके वाले कौन करता है? डीपी। जैसे तुम कुछ गलती करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को बोलेगे ना जाके, लोग कैसे संस्कार दिए, वैसे डीपी एक तरह से माँ बाप, मॉनिटर, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। सो देखो डीपी मतलब क्या? Who looks after the day-to-day affairs and legal compliances। ये डीपी का काम है। डीपी का काम क्या है? Who looks after the day-to-day affairs and legal compliances। समझ में आया क्या? अब देखो एटलीस्ट कितने डीपी होने चाहिए? एटलीस्ट 2 डीपी होने चाहिए, बट कंडीशन क्या है? डीपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। डीपी क्या नहीं हो सकता? डीपी क्या नहीं हो सकता? मतलब डीपी कौन चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल चाहिए। कौन चाहिए? अब सपोज सुनो इधर देखो ध्यान से, मुझे देखो,
सपोज अगर ऐसा होता है कि आदित्य, हर्ष और मैं, हम तीन पार्टनर हैं, हम तीन तो इंडिविजुअली है, तो हम में से कोई भी दो डीपी बन जाएगा, बराबर। बट सपोज ऐसा होता है आदित्य, हर्ष लिमिटेड एंड दर्शन पब्लिक, दर्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब एक इंडिविजुअल और दो कंपनी है ना, तो अब कैसे किसको डीपी बनाए? चलो आदित्य तो एक डीपी बन गया, हर्ष लिमिटेड और दर्शन प्राइवेट लिमिटेड में से कौन डीपी बनेगा? कौन? ये तो दो कंपनी है, अपन दोनों कंपनी है, तो हमारा नॉमिनी बनेगा। कौन बनेगा? हमारा नॉमिनी। कंपनी का नॉमिनी होता है, मतलब जैसे कौन इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव क्या बन जाएगा? डीपी बन जाएगा। क्योंकि कंडीशन देखो क्या बोला है, इंडिविजुअल ओनली। कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल ही होना चाहिए। डीपी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अब उसमें भी क्या कंडीशन है? एटलीस्ट एक बंदा इंडिया में रहना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज। तुम रेसिडेंट इन इंडिया कब माने जाते हो? जैसे हम तो इंडिया में ही रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? बट बाहर से अगर कोई आ रहा है, जा रहा है, तो एटलीस्ट 120 दिन, कितना मैंने बोला? एटलीस्ट, या नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। उस साल में वो बंदा, वो डीपी एटलीस्ट 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। समझ में आया? इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल देखो, इफ अ LLP हैज 3 पार्टनर्स, एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए एंड 2 बॉडी कॉर्पोरेट, जो हमारा एग्जाम्पल में था। तो आदित्य तो बन गया डीपी, एंड एनी वन नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी डीपी। समझ में आया तुम लोग को गाइस? पक्का? अब तक हम लोग ने क्या देखा डीपी में? डीपी का काम होता है कि वो डे टू डे अफेयर्स देखेगा और लीगल कंप्लायंसेस देखेगा। एटलीस्ट कितने डीपी होने चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसमें से? एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। समझ में आया क्या तुम लोग को? रेसिडेंट इन इंडिया मतलब उसने कितने दिन इधर रहना चाहिए? एटलीस्ट 120 डेज, एटलीस्ट 120 डेज। इज दिस क्लियर? ये हो गए तुम्हारे 3 सेक्शन खत्म। स्टार्ट राइटिंग। जो जो मैंने कट किया वो मत लिखना, ये सब मत लिखना। पहले लिखोगे सेक्शन नंबर 5, फिर सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7।
आज अभी ये खत्म हो जाएगा तुरंत, आधे आधे घंटे में। उसके बाद अपन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
चलो डन। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, एग्जाम्पल भी लिखना है। एग्जाम्पल लिखा? लिख जल्दी। मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। मैंने बोला था ना, अगर हम सबका बारी बारी अगर डीपी का चांस आता तो सारे लोग डीपी बन जाते हैं, बराबर। तो जितने पार्टनर सब डीपी भी बन सकते हैं। डीपी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना। चलो, झालं का? एग्जाम्पल भी लिखा तुम लोगों ने? वेरी गुड। चलो, अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे ना, दैट इज नोन एज अ प्रोसीजरल पार्ट। सुनो ध्यान से। लॉ 2 टाइप का होता है, एक कॉन्सेप्चुअल होता है और एक प्रोसीजरल होता है। प्रोसीजरल मतलब क्या? अब जैसे एलएलपी को कैसे बनाना है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना, वो भी तो कानून में लिखा होगा कि एलएलपी कैसे बनेगा। हो गया बेटा? तो एलएलपी कैसे बनेगा उसके लिए उसका सेक्शन नंबर है 11। ये इसलिए मैंने पार्ट बी लिखा है, तुम भी ऐसे लिखना है पार्ट बी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मतलब अगर मुझे एक एलएलपी बनाना है तो उसको मैं कैसे बनाऊं? तो देखो, सबसे पहले हमें कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, ड्रग्स का बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये देखो, 2 या 2 से ज्यादा जिन लोग को लॉफुल बिजनेस करना है एंड साथ ही साथ प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, वो लोग क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट आता है ना उसके ऊपर वो 2 जन अपना नाम लिख देंगे, 2 या 2 से ज्यादा। इज दिस क्लियर? सपोज हम कितने इधर 6, 8, 9, हम 9 के 9 जन एक एलएलपी बना रहे, जमाल गोटा एलएलपी। ठीक है, तो हम अपना नाम लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। अब ये किसको देना है? ये जो डॉक्यूमेंट फाइल किया उसको कहीं सबमिट भी तो करना पड़ेगा। तो हम इसको देंगे रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। वो रजिस्ट्रार मतलब वो एक ऑफिस रहती है, वहां पर जाके तुम्हें करवाना पड़ता है। अब आजकल तो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया सब कुछ। ठीक है, तो जिस मैनर में बोलेगा उस मैनर में वो फॉर्म सबमिट करना है एंड साथ ही साथ फीस भी देना पड़ता है। मुफ्त में नहीं होता कुछ भी। ठीक है, सो तुमको फीस भी भरना पड़ेगा कि हमको हमारा एलएलपी रजिस्टर करवाना है। इज दिस क्लियर? तो पहले 2 स्टेप तुम लोग को समझ में आया क्या करना है? पक्का? अब ये जो स्टेटमेंट वगैरह होगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? पहली बात तो स्टेटमेंट कौन बनाता है? स्टेटमेंट या तो कोई एडवोकेट बनाता है, सीएस बनाता है, सीए या सीएमए। ये 4 लोग ही स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो सब्सक्राइबर रहेगा, जैसे हम सब सब्सक्राइबर है उस डॉक्यूमेंट के, तो हम भी तो स्टेटमेंट बना सकते हैं। एंड सारे के सारे रूल्स है ना, इस कानून में जो रूल्स लिखे वो भी हमें सारे के सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? अब उसमें क्या क्या आएगा? डॉक्यूमेंट में क्या आएगा? नेम ऑफ द एलएलपी। हमारा नेम क्या है एलएलपी का? जमाल गोटा एलएलपी। ठीक है, फिर उसका प्रपोज बिजनेस। प्रपोज्ड बिजनेस मतलब क्या बिजनेस कर रहे हो तुम? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हम पेट दर्द का इलाज करते हैं। ठीक है, जिन लोग को जुलाब हो जाते हैं उनको और जमाल गोटा देते हैं। ठीक है, ताकि और जुलाब हो जाए। मतलब मजाक करो, हमारा जो बिजनेस है, हम क्या बिजनेस करने वाले वो बताएंगे। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? तो अंधेरी में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका एड्रेस वगैरह देना पड़ता है। एंड कितने कितने पार्टनर्स है उनका नाम और उनका एड्रेस भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ डीपी का भी एड्रेस और नाम देना पड़ेगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अंडरस्टूड? सो देखो, स्टेटमेंट कौन कौन बना सकता है? या तो एडवोकेट बनाएगा, सीए, सीएस या सीएमए बनाएगा। हम खुद भी बना सकते हैं, बराबर। बट हमें सारे के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस या नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डीपी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज किसी इंसान को लगता है
कि ये जो ऊपर जो भी स्टेटमेंट वगैरह है ना वो सब झूठ है, वो सब क्या है, झूठ है. इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट एंड नोज इट टू बी फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, झूठी स्टेटमेंट. और बोला है यहाँ पर, नीचे क्या लिखा है मैंने, और क्या लिखा है यहाँ पर, और या तो उसको लगता है कि झूठा है, या तो डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि यार ऊपर सब कुछ है वो सही है क्या, सच्चा लिखा है. तो या तो उसको पता है कि सब झूठ है, या तो वो श्योर नहीं कि जो लिखा है वो सच है. इन शॉर्ट कुछ लोचा है. अगर और फिर इन लोग ने डॉक्यूमेंट भी फाइल कर दिया, गलत डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, तो क्या छोड़ेगा क्या एलएलपी तेरे को, नहीं. पेनल्टी लगेगी, कितना लगेगा, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, और साथ ही साथ जेल में भी जाओगे 2 साल के लिए. इज दिस क्लियर. क्या बोला मैंने, ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिखा है या जो कुछ भी सबमिट किया है वो तुझे लगता है कि वो फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, या तो फिर तुझे भरोसा ही नहीं कि वो ट्रू है, तो इन दोनों केसेस क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा. मिनिमम कितना, 10,000, और मैक्सिमम 5 लाख. मिनिमम कितना, 10,000, मैक्सिमम साथ साथ 2 साल जेल में भी जाओगे. इज दिस क्लियर. क्योंकि बड़ा कांड किया ना तुमने, ऐसे झोल करके तुमने कोई भी एलएलपी रजिस्टर करवा दी, उनको पता चल गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए वो लोग ने क्या कर दिया, तुम्हारा पेनल्टी और जेल में भिजवा दिया. इज दिस क्लियर एवरीवन. देखो पूरा सेक्शन नंबर 11 बड़ा है, ध्यान से सुनना, वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ. इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी. सी ये जो है ना, ये एकदम प्रोसीजरल पार्ट है, इसको जैसा उसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि पहले अपन क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का, वो सब लोग क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट पे. ठीक है. ये डॉक्यूमेंट किसको देने का, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को देने का, इलेक्ट्रॉनिकली विथ फीस एंड इन सच मैनर. स्टेटमेंट कौन कौन बना सकता है, एडवोकेट, सीएस, सीए, सीएमए, या तो फिर जो सब्सक्राइब खुद का जो नाम लिखते हैं वो भी तो स्टेटमेंट बना सकते हैं. एंड साथ ही साथ सारे रूल्स फॉलो करने. कंप्लाई मतलब क्या होता है, फॉलो. कंप्लाई मतलब क्या, फॉलो. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस, एड्रेस एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डीपीओ. और लास्ट में लिखा है, इसलिए इसको भी रेड पेन से लिखना. इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है और उसको लगता है कि ये तो फॉल्स है, मतलब फ्रॉड वाला स्टेटमेंट है, या तो और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको भरोसा नहीं आ रहा है कि सच है या नहीं, तो उसको पेनल्टी लगेगी. मिनिमम कितना, 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, एंड साथ ही साथ जेल. एंड मतलब ये दोनों होगा, एंड मतलब ये दोनों होगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा और जेल में भी जाएगा. समझ में आया, पक्का. चलो हेडिंग दे दो, पार्ट बी, सेक्शन 11, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी.
Done? कुछ आपको स्कोर किया कौन तो ये रिकॉर्डिंग में आया था नहीं ना ये तुम लोग का ना क्वेश्चन बैंक ये कर रहा था एडिट कर रहा था Done? हो गया ना? चलो नाउ ये जो पूरा प्रोसीजरल पार्ट होता है ना इसमें कोई ऐसा सेंस नहीं होता मतलब जो लिखा है वो तुमको फॉलो करना पड़ता है समझ में आया इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है तुमको अगर पूछेंगे वैसे भी ना एलएलपी में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा अभी जो सेक्शन नंबर 12 है 12 क्या बोलता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन मतलब अब तुम लोग जो भी अपना एलएलपी का अग्रीमेंट बनाओगे वो तुम्हें रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना अदरवाइज तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड ही नहीं होगा सो देखो ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विथ एंड द रजिस्ट्रार शैल रिटेन टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब क्या देखो तुम लोग ने जो सेक्शन 11 में पढ़ा वहाँ पर तुम क्या क्या चीज़ें भर के दोगे ठीक है वो सब किधर दोगे रजिस्ट्रार के पास दोगे ठीक है अब रजिस्ट्रार ने अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे रिटेन मतलब क्या सॉरी रिटेन मतलब क्या अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स रखे
और कितने दिनों में वो तुमको रजिस्टर करेगा? 14 डेज में। कितने दिनों में? 14 इज दिस क्लियर? वो तेरे को एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, कि भाई आज से तू जमाल गोटा एलएलपी घोषित किया जाता है, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील। ये क्या रहेगा? ये कंक्लूसिव एविडेंस है ऑफ एलएलपी बाय इट्स नेम। मुझे एक बात बताओ, तुम जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, वो घर का जो कागजात है, घर के जो पेपर्स है, वो तुम्हारे पापा के नाम के या मम्मी के नाम के रह गए, तो मतलब क्या उधर कोई भी उनका भाई या बहन आकर ऐसे बोल सकता है चले मेरा घर निकल, ऐसे बोल सकता है क्या? तो घर के जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं उसके ऊपर जिसका नाम लिखा रहता है वो उसका वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है ना, मतलब सही तरीके का वो प्रूफ होता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा फोन चोरी हो जाता है, ठीक है, तो तुम पुलिस में एफआईआर लिखाते हो। अब पुलिस में एफआईआर लिखाया तो पुलिस बोलेगा ना भाई पहले बिल तो लेकर आ। चलो पुलिस को फोन मिल भी गया, तो ऐसे मिल गया तो तुमको दे देगा। ऐसे तो तुम किसी का भी फोन खुद ही चोरी किया रहेगा और खुद ही क्या करोगे, पुलिस को बोलोगे वो फोन चोरी हो गया। तुझे बिल दिखाना पड़ता है, तुझे बैंक स्टेटमेंट भी बताना पड़ता है कि भाई हाँ ये मेरा फोन है, मैंने ही पैसा पे किया है, ठीक है, तब जाके वो तुझे तेरा फोन देगा। सो कहना ही से जब हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जमाल गोटा एलएलपी का, तो वो क्या हो जाएगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? सुनो, सेक्शन नंबर 11 में अपन ने देखा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें करना है। सेक्शन 12 में बस इतना ही बोला, इधर देखो मेरे को देखो, सेक्शन 12 में बस इतना ही बोला है कि जब हम रजिस्ट्रार के पास सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ना, तो अगर उसने वो अपने पास रख दिया, तुमको पता है वीज़ा में भी ऐसा ही होता है, पता है तुमको, अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर उसने तुम्हारा पासपोर्ट रख दिया मतलब क्या, तेरे को वीज़ा मिल गया, फिर सीधा तुम्हारे घर पे पासपोर्ट कुरियर होके आता है। बट अगर उसने तुम्हारा पासपोर्ट उधर तुमको वापस दे दिया मतलब तेरे को वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि तेरे वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था ना उसमें कुछ गड़बड़ है। तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं तो क्या करेगा, रिटेन करेगा, मतलब वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा और 14 दिन में तेरे को रजिस्टर करके तेरे को एक सर्टिफिकेट भी दे देगा कि भाई आज से तू ऑथराइज्ड एलएलपी है। समझ में आया? तो सेक्शन 12 में बस इतना ही बोला है, अगर रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर लिया तो 14 दिन में तेरे को क्या दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, और सर्टिफिकेट क्या होगा, कंक्लूसिव एविडेंस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? ओके। अब पता है अपन ने डॉक्यूमेंट में बोला था कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखने का, देखो याद आ रहा है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना चाहिए ना, सारे के सारे कुरियर वगैरह कहाँ पर जाएंगे। बट सपोज अगर तूने क्या किया कि रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम चेंज किया या जगह चेंज की, ठीक है, तो एलएलपी को क्या करना पड़ेगा कि पहली बात तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, क्यों, सारे के सारे लेटर नोटिस किधर आएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर सपोज तूने कहीं पर भी चेंज कर दिया, तूने क्या चेंज किया, तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस, तो तुझे वो बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार। देखो, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। पहली बात तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए। जैसे अपना क्लासेस है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, अंधेरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एलएलपी, पार्टनर या डीपी। वो लोग कैसे डॉक्यूमेंट भेजेंगे, बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। बट ये सारे पोस्ट में लेटर किधर जाएंगे, अल्टीमेटली तो किधर आएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस ना। सोचो अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं तो कहाँ जाएगा वो, कैसे रास्ते पे बोली लगाएगा, ए हर्ष किधर है, हर्ष किधर, ऐसे बोली लगाएगा क्या वो? बराबर। गांव में भी आजकल कैसा हो गया है, उन लोग ने अपना घर वगैरह सब रजिस्टर करवा दिया है, तो गूगल मैप पे दिखता भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एलएलपी अगर चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भाई अभी अंधेरी नहीं, अभी तू चरनी रोड के ब्रांच में सारे के सारे नोटिस भेजना, क्योंकि वो अभी हमारा नया रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब सोचो तुमने अगर ये सब नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा, एलएलपी और हर एक पार्टनर को मिनिमम 500 रुपया पर डे। कितना है, 500 रुपया, और मैक्सिमम कितना है, 50,000। मैक्सिमम कितना है? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। कौन से दो सेक्शन पढ़े देखो वापस से। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये यहाँ पर अपन ने सारे डॉक्यूमेंट्स, देखो प्रोसीजर सीख रहे कि कैसे एलएलपी बनता है। तो पहले तो अपन सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर सेक्शन 12 में क्या देखा कि वो अपने पास डॉक्यूमेंट रखेगा और 14 दिन में, कितने दिन में, 14 डेज में वो अपन को क्या दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा। साथ ही साथ वो एक साइन करके देगा कि हाँ ये तुम्हारा एलएलपी है।
मतलब कहने से दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस नाउ, बराबर। अच्छा, फिर तेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, पहली बात तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टनर को, एलएलपी को, डीपी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो कहां पर भेजेंगे हम? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही भेजेंगे, ठीक है। अब अगर तू रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर तूने ऊपर या फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी चीज का कॉन्ट्राविन किया, कॉन्ट्राविन मतलब क्या, तूने वो फॉलो नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? एवरी पार्टनर एंड एलएलपी को पेनल्टी भरना पड़ेगा 500 रुपया रोज का, एंड मैक्सिमम कितना होगा वो? 50,000। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? सेक्शन नंबर 12 एंड 13 समझ में आया? चलो आगे थोड़ा कनेक्टेड है रजिस्ट्रेशन से, इसलिए बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मुझे एक बात बता, द मोमेंट तू रजिस्टर हो गया तो उसका फायदा क्या? देख, तू किसी के ऊपर सू कर सकता है, सू मतलब केस कर सकता है, ठीक है। तू किसी के भी ऊपर सू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है, या तेरे ऊपर कोई सू कर सकता है, मतलब तेरे ऊपर कोई केस कर सकता है। तो पहली पावर क्या मिल गई? सुइंग एंड बीइंग सूड। बोलो, सुइंग एंड बीइंग, समझ में आया? सुइंग एंड बीइंग सूड। दूसरा, तू कोई भी तेरा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है, डिस्पोज मतलब बेच भी सकता है, एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या, तो 5 चीजें तू कर सकता है। सबसे पहले देखो, एक्वायर, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग। बोलो मेरे साथ, एक्वायर, होल्डिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग। वंस अगेन, एक्वायरिंग, owning, holding, developing, disposing. Once again, acquiring, owning, holding, developing, disposing. कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। बोलो, मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, याद करने को ट्राई करो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था? सबसे पहला पॉइंट, यू कैन सुइंग एंड बीइंग सूड, बराबर याद रहेगा, सुइंग एंड बीइंग सूड। दूसरा क्या था? एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी भी हो, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। समझ में आया? साथ ही साथ हैव अ कॉमन सील अगर उसको चाहिए तो। एंड लास्ट क्या बोला है? डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। जो एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट को काम करना चाहिए, वो सारे के सारे काम तू अब कर सकता है, क्योंकि तू रजिस्टर हो चुका है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। देखो इधर लिखा भी है मैंने, सेपरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? 3 सेक्शन पढ़े अपन ने, एक्चुअली अब तक 4 सेक्शन पढ़े, 11, 12, 13, 14। 11 क्या बोलता था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर 12 क्या बोलता था? इफेक्ट ऑफ या इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयरिन। एंड लास्ट क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया क्या गाइस? यस और नो? चलो फटाफट लिखो सेक्शन नंबर 12।
डन। स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलो सेक्शन 14 लिखो। चलो हो गया। 14 तक भी लिखना है, पूरा ना लिखते भाई। ये तुम लोग को समझ रहा है ना, ये प्रोसीजरल पार्ट होता है, मतलब कैसा कि ये कोई कानून नहीं, इसमें ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इज इज क्लियर?
ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहता है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, जो भी जैसा बोला वैसा कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज टॉकिंग अबाउट नेम। ठीक है, अब नेम क्या, अरे हर एक एलएलपी का नाम तो होना चाहिए ना, बराबर, बट नाम कैसा होना चाहिए? ऐसा चलेगा क्या? बेवड़ा एलएलपी, हाँ, फिर जमाल कोटा एलएलपी, ऐसा सब नहीं चलेगा। या तो फिर किसी को कॉपी किया, बिस्लरी बिल्सरी, सैमसंग सैमसंग, ठीक है, फिर डेयरी मिल्क डीआरई मिल्क, वो डी आई स्पेलिंग में वो लोग करते हैं, वो नकली डेयरी मिल्क होता है। ठीक है, तो ऐसा सब नहीं चलना चाहिए। मतलब देखो, पहली बात तो एवरी एलएलपी शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज लास्ट वर्ड ऑफ इट नेम। ये तो मैंने कल ही बताया था, सरनेम की तरह चिपक के रहता है वो, या तो तुम पूरा लिखो या तो एलएलपी लिखो। ठीक है, बट नेम कैसा नहीं होना चाहिए? इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसका ओपिनियन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि नाम कोई भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब क्या? कुछ भी नाम लिख दिया, सोतलू एलएलपी, ये क्या, ऐसा कैसा नाम है? ठीक है, या तो फिर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, डिट्टो, और टू नियरली रिजेंबल टू एनी अदर एलएलपी और अ कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। इज दिस क्लियर? समझ में आया? बस इतना ही बोला है कि पहली बात तो हर एक एलएलपी के पीछे एलएलपी लिखा हुआ होना चाहिए, और नाम कैसा नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? सेक्शन 16 बोलता है, अब देखो मुझे एक नाम बहुत पसंद आया, बट और मैं चाहता हूं कि वो नाम कोई और ना ले, तो मुझे क्या उसको रिजर्व करना पड़ेगा? जैसे अपन को कहीं घूमने जाना रहता है तो टिकट रिजर्व करते हैं ना, वैसे यहाँ पर नाम रिजर्व करना पड़ेगा। तो पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो फॉर्म तुम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिख लेना बट याद मत रखना, रन एलएलपी करके। ठीक है, एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाई सच फी एज में बी प्रिस्क्राइब टू द रजिस्ट्रार। किसको अप्लाई करोगे? हर चीज रजिस्ट्रार को ही करने का रहता है। एक तरह से ना रजिस्ट्रार मम्मी है, कुछ भी हुआ किसको बताने का? मम्मी को बताने का। इसलिए हर चीज किसको बताएंगे? रजिस्ट्रार को, कि भाई हमको एक नाम रिजर्व करना है। और अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि नाम नई एलएलपी का ही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरा अभी नाम क्या है? कायनात। तुझे नहीं पसंद तेरा नाम, तुझे कुछ अलग नाम रखना है, कैटरीना रखना है, बराबर, तो तू क्या कर सकती है? तू रजिस्ट्रार को बताएगी कि नहीं मेरी फर्म का नाम कैटरीना कर दो, नहीं चाहिए मेरे को ये नाम। सो देखो, प्रपोज्ड एलएलपी मतलब नई एलएलपी होता है, या तो नेम टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, मतलब क्या एग्जिस्टिंग कंटिन्यूअस जो अभी एलएलपी चल रही है उसका भी तो नाम बदल सकते हैं ना। ठीक है, तो नाम कहीं का भी हम बदल सकते हैं, बट हम उनको रिजर्व करना है। क्या करना है? रिजर्व। तो रिजर्व कितने महीनों के लिए होता है? 3 मंथ्स। ठीक है, तो जिस दिन रजिस्ट्रार ने बोला हाँ ठीक है तेरा नाम मैं रिजर्व करके रखेगा, तो मैक्सिमम कितने महीने के लिए रिजर्व करेगा? 3 महीना। 3 महीने में अगर तूने नाम चेंज नहीं किया या अगर नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो तेरा नाम गया, मतलब फिर तू उसको रिजर्व नहीं कर सकता। अगर तुझे वापस रिजर्व करना है तो वापस से तुझे फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस देना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि मेरे फर्म का नाम कैटरीना एलएलपी रख दो, तो ये नाम कितने महीने के लिए रिजर्व रहेगा? 3 महीना। जैसे ही 3 महीना खत्म हो गया तो नाम वापस लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली कैसा होता है, कंपनी वगैरह स्टार्ट करने से पहले ही लोग नाम डिसाइड कर देते हैं और उसको रिजर्व भी करवा देते हैं ताकि कोई दूसरा ये नाम को कॉपी ना करे। इज दिस क्लियर? ओके, अब सपोज ऐसा हुआ कि मैंने एक नाम रख दिया था, जैसे जेके शाह के पहले मैंने केजे शाह रख दिया नाम, ठीक है, करण जौहर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि कहने से ये बहुत नियरली रिजेंबल कर रहा है किसी एक बड़े क्लासेस को, ठीक है, हम भी क्लासेस का बिजनेस करें, वो भी बड़ा नाम है। तो उसने क्या किया पता है? उसने गवर्नमेंट को कंप्लेन किया, देखो इसने मेरा नाम चोरी किया है। अब बोलेगे नहीं हमने थोड़ी जेके रखा है, हमने तो केजे रखा है, केजे फॉर करण जौहर, ठीक है, बट बोला ऐसा नहीं, ये मेरे नाम से रिजेंबल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिजेंबल। सो इफ नेम ऑफ एलएलपी इज आइडेंटिकल, या तो सेम टू सेम और टू नियरली रिजेंबल्स टू एनी अदर एलएलपी या कंपनी, बराबर, वो उसको रिजेंबल कर रहा है मेरा ये नाम, ठीक है। या तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट,
ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, जैसे देखो ना, मेरा कोई एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, ट्रेडमार्क लगा सकता हूँ या पेटेंट लगा सकता हूँ, या जो मेरी बुक्स बिकती है वो बुक्स के ऊपर ट्रेडमार्क कॉपीराइट रहता है, मतलब कोई अगर इसको कॉपी करेगा तो ये चला जाएगा। तुम देखो ना बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम की इधर से छोटा से ऐसे गोले में लिखा रहता है TM, बराबर, ब्रांड के इधर, वो ट्रेडमार्क क्या है कि वो उसका ब्रांड है, कोई इसको और ये नाम यूज नहीं कर सकता। सो अगर ऐसा हो और उसने क्या किया, कंप्लेन किया, जैसे वो भाई साहब ने कंप्लेन किया कि इसने KJ शाह रखा है क्लासेस का नाम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, मेरे को बोलेगा भाई तेरे पास 3 महीने है, कितने महीने हैं, चुपचाप नाम चेंज कर। अगर तूने नाम चेंज नहीं किया तो क्या होएगा, हम तेरे को कोई भी नाम दे देंगे, हम तेरे को क्या करेंगे, कोई भी नाम दे देंगे। अब देखो हम लोग इज्जत से बोलते हैं, हाँ मैं बोलता ठीक है चलेगा, मैं नाम चेंज कर देता हूँ और ROC को बता देता हूँ विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज, 15 दिन के अंदर मैं ROC को बताता हूँ और ROC क्या करेगा, 30 डेज में एक सर्टिफिकेट नया नाम के साथ मेरे को नया सर्टिफिकेट दे देगा। इज दिस क्लियर? और जो मैंने बोला ना, अगर मैं नाम चेंज नहीं करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे एक नया नाम दे देगा और वो सीधा सीधा ROC को बता देगा भाई इसका ये नया नाम है, इसको नया सर्टिफिकेट इशू कर दे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? बराबर। देखो सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ LLP, मतलब जो अभी तूने नाम रखा है वो नहीं चलेगा। तो वो क्यों नहीं चलेगा, या तो वो किसी का कॉपी वाला नाम है, समझ में आ रहा है, या तो किसी का कॉपी वाला नाम है, मतलब आइडेंटिकल, मतलब सेम टू सेम, या तो इट नियरली रिजेंबल्स टू समवन। जैसे मेरा एग्जांपल था JK शाह के पहले मैंने क्या लिख दिया था, KJ शाह। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कंप्लेन करेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा भाई तेरे पास 3 महीने है, 3 महीने में नाम बदल, बराबर। अगर मैं नहीं बदलता तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे अपने आप एक नया नाम दे देगा और वो नाम के साथ मेरे को नया सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ROC से। बट सपोज मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं नाम चेंज करता हूँ और वो ROC को बताएगा विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज, और ROC क्या करेगा, उसको 30 डेज के अंदर नया सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का अंडरस्टूड गाइस? अब देखो ट्रेडमार्क में ना एक चीज है, सपोज मैंने जो नाम रख दिया था, ठीक है, वो नाम रख के मेरे को 3 साल बीत चुके, कितने साल बीत चुके, 3 years। सो 3 years लिमिट ऑफ कंप्लेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब क्या, मैंने 2020 में ये नाम रखा था और अभी कौन सा चल रहा है 2024, तो 3 साल खत्म हो गए। तो 3 साल के बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं करेगा इसने मेरा नाम चोरी किया है। तेरे पास कितने साल का टाइम दिया था, 3 years। अगर तुझे पता ही नहीं है कैसा है KJ शाह क्लासेस है, तो उसमें गलती किसकी, वो ओरिजिनल पर्सन की, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 3 साल का टाइम था ना, उसको ढूंढ के बोलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करना चाहिए, देखो इसने मेरे नाम को चोरी किया है, बट 3 साल बीत चुके तो अब ये मेरा नाम हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? इसके साथ तुम्हारा LLP होता है खत्म। दिस वॉज योर लास्ट सेक्शन ऑफ LLP। चलो स्टार्ट करो सेक्शन नंबर 15 लिखने को, फिर मैं ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। Did you all understand? मैंने तुम लोग को बोला था ना, आई वांट 2 books, 1 for question bank, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड बता। क्या नहीं बनी तो बुक आज बना लेना, बन जाए।
आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? हमारे 2 लेक्चर अपलोड हो गए थे ना? Done.
गया?
देन समझ में आया पूरा एलएलपी? पक्का? सुनो, अभी एक बार ना मैं पूरा तुम लोग को बर्ड्स आई व्यू देता हूँ कि अपन ने क्या क्या किया एलएलपी में। सबसे पहले अपन ने समझा कि इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लिए। फिर अपन ने एलएलपी के कैरेक्टर फीचर्स देखे 16 पॉइंट। फिर अपन ने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 में क्या बोला है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर याद करो सेक्शन नंबर 5 में देखा कौन कौन पार्टनर बन सकता है, तो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। बट 3 टाइप के इंडिविजुअल नहीं बन सकते, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। बराबर। फिर सेक्शन नंबर 6 में क्या पढ़ा? मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2। कभी अगर 2 से कम हो गया और 6 महीने से ज़्यादा चला तो वो सिंगल पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। फिर सेक्शन नंबर 7 क्या पढ़ा? डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपी, यस और नो। मिनिमम कितने डीपी होने चाहिए? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। और दोनों में से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कितने डेज रहने का? एटलीस्ट 120 डेज। फिर सेक्शन नंबर 11 पार्ट बी जो अपन ने स्टार्ट किया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बराबर। तो वो अपन ने उधर सारा प्रोसीजर वगैरह पढ़ा। फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 12, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 13 क्या पढ़ा? चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, मतलब एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस देयर इन। फिर अपन ने सेक्शन नंबर 14 क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर सेक्शन नंबर 15 क्या देखा? नेम। फिर सेक्शन नंबर 16 क्या देखा? रिजर्वेशन ऑफ नेम। एंड सेक्शन नंबर 17 ये जो अभी लास्ट किया ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? This was all about your LLP. We have also done to distinguish between one is LLP and partnership, another is LLP and joint stock company. समझ में आया? अब देखो तुमको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आईसीआई की मॉड्यूल में ना पीछे इन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हियर कैन यू सी देयर आर टोटल हाउ मेनी? 6 क्वेश्चंस, ठीक है। 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 तुमको आएगा व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डीपी, ऑब्वियसली करना ही है। फिर इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी पढ़ा ना सेक्शन नंबर 14, बराबर। फिर एलएलपी ये अभी मैं करवा रहा हूँ तुम लोग को आंसर, मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड 7 में एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी वो अपन ने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो ये 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर है। पहला देखो व्हाट इज एलएलपी, ठीक है, ये तुम लोग को आता है ऑलरेडी अपन ने किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी यहाँ से तुम लोग को रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत। फिर ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 16 के 16 पॉइंट्स। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला देखा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो ये वाला 5th वाला आंसर क्या बोलता है, क्वेश्चन समझो। एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। पहले पार्टनरशिप था उसमें कुछ दिक्कत थी, कंपनी में कुछ दिक्कत थी, इसलिए ये दोनों का क्या है, हाइब्रिड है, बराबर। जो बेनिफिट देता है लिमिटेड लायबिलिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिला, पार्टनरशिप से मिला, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से मिला। इज दिस क्लियर? तो पहले तुम समझाओगे कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और पार्टनरशिप मतलब क्या, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है ना, वो अग्रीमेंट के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस संभालते हैं। दैट्स इट, इतना आंसर लिखना है तुम लोग को। इज दिस क्लियर? समझा? एंड लास्ट वाला तुम लोग को ऑलरेडी पता है, एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट मतलब क्या क्या करना है। पहले तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया होना चाहिए, कितने 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए। ये आंसर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करो। अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर लिखेगा। समझ में आया? तो ये 6 क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, तुम लोग को एटलीस्ट रोज का 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लिख के। समझ में आया? अच्छा, साथ ही साथ मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन बैंक बनवाया है, मतलब बनाया है तुम लोग के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारे ऐप पे आ जाएगा, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस है ये,
अब इसका मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि वो तो तुम्हारे नोट्स में है, तुम लोग को उधर से रट्टा मार के लिखना है। सबसे पहला देखो क्या है, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी एज पर द एलएलपी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो तुमको पता है ना स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन। फिर कौन इंडिविजुअल्स है जो कैपेबल नहीं है ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। अभी अपन ने देखा ना 3, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड। फिर एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 12 पढ़ा ना, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। फिर ये क्या बोला है, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 13 पूरा समझाओगे तुम। ठीक है, फिर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अभी अपन ने देखा सेक्शन नंबर 17। फिर डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स। एक मिनट, ये शायद तुम लोग को नहीं है, रुक जाना। नो यू डोंट हैव दिस, सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ का मत करना, ये इंटर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एलएलपी एंड इट्स पार्टनर में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी अंडर द एलएलपी एक्ट। ये भी अभी मत करो, तुम एक काम करो, ये 3 क्वेश्चन छोड़ दो, ये इंटर में आता है, बाकी के तुम 5 क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आया, ये तुम्हारा सीए फाउंडेशन का है। तो वो 6 और ये 5 कितने हो गए, 11 क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ने हैं। 11 में से कोई भी 2 एग्जाम में आ जाएंगे, 5-5 मार्क के या 4-4 मार्क के। तो तेरा एलएलपी का वेटेज कितना है, 8 to 10 मार्क्स। कितना है, 8 to 10 मार्क्स। 5 मार्क का नहीं है, 2 क्वेश्चन आते हैं ना, 8 to 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, अरे हाँ, बट कभी 2 क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, पता है मेरे को भी कि एक ही आता है, बट कभी कभी अगर पेपर इजी रहा तो वो लोग 2 क्वेश्चन भी दे देते। समझ में आया क्या, इजी क्लियर। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, बट दूसरा आ गया तो इसलिए मैं एक अप्रॉक्स वेटेज दे रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन, समझा क्या? ओके, तो ये तुम्हारे इसमें अपलोड हो जाएगा ड्राइव में। पहले 5 क्वेश्चन करने, बाकी के 3 नहीं करने, नहीं तो मैं हटा के ही तुम लोग को एडिटेड पीडीएफ ही दूंगा। बाद में तुम कभी कंफ्यूज हो गए, ये तो हमको है ही नहीं, तो इंटर के क्वेश्चन है वो मैं हटवा दूंगा। समझ में आया पक्का? तो इसके साथ हम एलएलबी को खत्म करते हैं। ओके, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes and then we'll start with partnership. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक अ ब्रेक।